हेलो बच्चों, कैसे हैं? नमस्कार, मैं अनमोल सर और मैं बता दूं कि आज हम 12th क्लास के चैप्टर 1 के बारे में पढ़ेंगे। मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विशेष क्षेत्र के बारे में। तो सबसे पहले हम बता दें कि चैप्टर का पूरा ही अध्ययन करेंगे। जो चैप्टर 1 है उसका पूरा ही अध्ययन करेंगे। तो चलिए इसके बारे में हम सब डिटेल से जानते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि मानव भूगोल क्या है, ठीक है। इसके परिभाषा के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए मानव भूगोल परिभाषा हम जानते हैं कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच के संबंधों का अध्ययन है, ठीक है। तो हम इस प्रकार लिखे हैं कि मानव भूगोल मानव तथा प्रकृति के बीच के अंतर संबंधों का क्या है, अध्ययन है। अंतर संबंधों का क्या है बाबू, तो अध्ययन है, ठीक है। इस तरह से हमको पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए हम बता दें कि जो मानव भूगोल है प्राकृतिक और जो मानवीय से जो तालमेल होती है, जो समन्वय होती है, उसी को क्या कहते हैं, मानव भूगोल कहते हैं, ठीक है। दूसरे हम एग्जाम्पल में दे सकते हैं, दूसरा परिभाषा कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच के अंतर संबंधों का, ये काट छूट गया है, इधर पर काट दे रहे का अध्ययन है, मानव भूगोल कहते हैं, ठीक है। तो मानव भूगोल किसे कहते हैं, आप लोग शायद सभी को आ गया होगा। और इसके बाद हम मानव भूगोल के क्षेत्र के बारे में जानेंगे। तो क्षेत्र के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलते हैं मानव भूगोल के क्षेत्र के बारे में। मानव भूगोल के क्षेत्र, देखिए क्षेत्र का मतलब होता है 6, याद रखिए क्षेत्र का मतलब 6 होता है। तो हम इसको ट्रिक लगा लेते हैं, क्षेत्र का मतलब 6, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नागरी भूगोल, जिसमें नगर के बारे में अध्ययन करते हैं, नगरी भूगोल कहते हैं। जनसंख्या भूगोल, जिसमें जनसंख्या के बारे में अध्ययन किया जाता है, जनसंख्या भूगोल। आर्थिक भूगोल, जिसमें आर्थिक पैसा लेन देन के बारे में अध्ययन करते हैं, आर्थिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल, यानी जो राजनीतिक के बारे में अध्ययन करते हैं, राजनीतिक भूगोल। आवास भूगोल के बारे में जो अध्ययन करते हैं, आवास भूगोल कहते हैं। और सामाजिक भूगोल, जो समाज में किस तरह रहना चाहिए, किस तरह नहीं रहना चाहिए, जिस जिस विषय में हम अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, सामाजिक भूगोल कहते हैं, ठीक है। तो मानव भूगोल के क्षेत्र के बारे में बस एक ट्रिक है, याद रख लीजिए बच्चों कि मानव भूगोल के जैसे ही पूछेगा उप क्षेत्र तो 6 याद रख लीजिए, ठीक है। जैसे नगरीय जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या, जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आवास भूगोल और सामाजिक भूगोल। तो इस तरह से आपको याद करना होगा। उसके बाद से हम चलते हैं मानव भूगोल के उपक्षेत्र के बारे में। मानव भूगोल के उपक्षेत्र के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए मानव भूगोल के उपक्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए मानव भूगोल के जो उपक्षेत्र की बात करते हैं तो ये 5 है, ठीक है। हालांकि एनसीईआरटी की किताब में बहुत सारे हैं, तो हम आपको जो एग्जाम के दृष्टिकोण से जो अच्छे हैं वही हम पढ़ाएंगे। तो मानव भूगोल के जो उपक्षेत्र है वो 5 है। संसाधन भूगोल, ठीक है, क्या है, संसाधन भूगोल, ठीक है, याद रखिएगा। संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, व्यापार भूगोल और प्रत्न भूगोल। जहाँ वैसा भूगोल जिसमें संसाधन के बारे में जो अध्ययन करते हैं, संसाधन भूगोल कहते हैं। कृषि भाग, जिसमें कृषियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, कृषि भूगोल कहते हैं। उद्योग भूगोल, जिसमें उद्योगों के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उद्योग भूगोल कहते हैं। और व्यापार, जिसमें व्यापार का लेन देन के बारे में जिसे अध्ययन करते हैं उसे व्यापार भूगोल कहते हैं। प्रयत्न, जहाँ घूमने जाने की जो मानचित्र के उल्लेख है, मतलब भूगोल, प्रयत्न भूगोल की संज्ञा दी जाती है। उसके बाद से हम आते हैं मानव भूगोल की जो विचारधाराएं हैं वो क्या है, ठीक है। तो मानव भूगोल की जो विचारधाराएं हैं, देखिए मानव भूगोल की विचारधाराएं बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किए हैं। तो हालांकि हम एनसीईआरटी की किताबों के तरीके से हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि मानव भूगोल के बारे में, ठीक है। तो चलिए, भूगोल में बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं। कंपलसरी बात है कि भूगोल में बहुत सारे वैज्ञानिक हुए और उन्होंने प्राकृतिक यानी भौतिक और मनुष्य के संबंधों के, यानी मनुष्य से जो संबंध होता है किसे, तो प्रकृति, यानी प्रकृति का मतलब होता है भौतिक, जो प्राकृतिक है और प्राकृतिक और मनुष्य के जो संबंधों के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं। और इन्हीं के विचारों को भौगोलिक विचारधारा कहते हैं। मैंने कहने का तात्पर्य यह है कि भूगोल में बहुत सारे वैज्ञानिक हुए। अब बहुत सारे वैज्ञानिकों को मत अलग अलग है, मतलब उनके कहने का मतलब यह है प्राकृतिक और मनुष्य के बीच में जो संबंधों का है वो विचार अलग अलग तरीके से उनके प्रकट किए गए हैं। तो ये विचार 3 तरह से प्रस्तुत किए गए। कितने तरीके से, 3 तरह से प्रस्तुत किए गए हैं। चलिए हम 3 तरह के नाम देख लेते हैं। सबसे पहले हम नाम देख लेते हैं। आइए, आपके स्क्रीन पर ये नजर आ रही है, ये 3 तरह का है। पहला है नियतिवादी विचारधारा या निषेधवाद विचारधारा, ठीक है। और इसको पर्यावरणीय विचारधारा भी कहते हैं।
याद लिख लीजिए, पर्यावरणीय विचारधारा भी कहते हैं संभववाद विचारधारा। ठीक है, संभववाद विचारधारा कहते हैं 2 नंबर में होता है। नव निश्चयवाद विचारधारा, इसे रुको और जाओ भी विचारधारा के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग करके जानते हैं, हेडिंग दे के दे के समझते हैं। चलिए समझते हैं। इसके बाद से हम नियतिवाद विचारधारा के बारे में पढ़ेंगे। देखो नियतिवाद विचारधारा क्या है, तो नियतिवाद विचारधारा क्या है, तो इसके लिए हम नियतिवाद विचारधारा के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो इस विचारधारा के प्रतिपादक रिटजेल, रिटर और होम्बोल इसके समर्थन थे। इस विचारधारा के अनुसार प्रकृति के अनुसार स्वयं ढाल लिया था। प्रकृति से डरते थे, प्रकृति को पूजा करते थे, किसमें? नियतिवाद विचारधारा यानी पर्यावरणीय विचारधारा में। इसके जो समर्थन थे वो रिटजेल, रिटर और होम्बोल थे। याद रखो क्वेश्चन पूछेगा कि नियतिवाद विचारधारा के समर्थन कौन कौन थे? रिटजेल, रिटर और होम्बोल। तो इसके कहने के तात्पर्य, इस विचारधारा के कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाल लिया था। प्रकृति से डरता था, प्रकृति को भगवान मानता था, उसे पूजा करता था। जैसे कि बारिश आता था तो वो प्रकोप मानता था उसे। ठीक है, वो बारिश आने से अपने गुफाओं में छुप जाता था। इस तरह से इसमें नियतिवाद विचारधारा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम आते हैं संभववाद विचारधारा। ठीक है, तो संभववाद विचारधारा में क्या क्या होता है? इस विचारधारा का प्रतिपादक विडाल डी लाब्लास इसके समर्थन थे। अब यह प्रकृति से नहीं डरते हैं, कहने का मतलब संभववाद, जो संभव हो। अब ये इसके कहने का मतलब ऐसा विचारधारा, अब मनुष्य क्या किए कि प्रकृति से नहीं डरते हैं, ना बारिश से ना तूफान से, किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मनुष्य जिस तरह मनुष्य क्या किया कि बचने के लिए बारिश से बचने के लिए छाता का आविष्कार किया। छाता जो छतरी होता है उसके आविष्कार कर लीजिए, और नदी का पार करने के लिए नाव बना लिया। ये मतलब कोई कोई तरीके मतलब इसमें विकास कर लीजिए। तो इससे संभववाद विचार वैसा मनुष्य के लिए ऐसा कुछ भी मतलब विचार नहीं है कि संभव ना है, इसमें संभव होना अति है। तो इसीलिए इसमें संभववाद विचारधारा कहते हैं। इसका विडाल डी लाब्लास ने इसके समर्थन ने किया थे। उसके आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर नव निश्चयवाद विचारधारा। ठीक है, नव निश्चयवाद विचारधारा को रुको और जाओ विचारधारा भी कहते हैं। तो देखो इस विचारधारा के प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर, वीवीआई क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए, वीवीआई क्वेश्चन है। इस विचारधारा के प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर, किसने किया? ग्रिफिथ टेलर। और यह विचारधारा नियतिवाद विचारधारा और संभववाद विचारधारा के बीच के मार्ग बताता है। जो पहला था कौन था? नियतिवाद विचारधारा संभववाद के जो बीच का मार्ग बताता है। मतलब कहता है इनमें जो ग्रिफिथ टेलर बताते हैं, मतलब इनमें जो भूगोलवेता हुए हैं, इन्होंने कहा है कि देखो प्रकृति जिस तरह हमको लाभ दे रही है, प्रकृति को किसी प्रकार के हम हानि पहुंचाएंगे। जिस तरह लाभ मिल रहा है उसी तरह हम लाभ को उपयोग करेंगे, है ना। तो किसी तरह के हम प्रकृति को दूसरे तरह से हम हानि नहीं पहुंचाएंगे जिस तरह लाभ पहुंचाता है। तो इसे तथा इस विचारधारा को कहते हैं रुको और जाओ विचारधारा के नाम से भी हम जानते हैं। इसे रुको और विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है, नव निश्चयवाद की विचारधारा। प्रौद्योगिकी विकास क्या है? प्रौद्योगिकी विकास यानी टेक्नोलॉजी डेवलप क्या है? तो इसके लिए हम सभी लोग जानते हैं मनुष्य सबसे पहले क्या किया, क्या खोज किया, किस तरह से मनुष्य अपने को स्वयं को विकास किए। तो यही पढ़ना है, विकास मतलब विकास का स्थल कैसे मतलब शुरुआत हुआ, इसी तरह हमको पढ़ना है। ठीक है, तो मनुष्य ने प्रकृति के नियमों को समझने के बाद ही प्रकृति, जैसे मनुष्य ने प्रकृति के नियमों को समझा, औद्योगिक का विकास किया। इसके उदाहरण निम्नलिखित है। कितने हैं? निम्नलिखित है। तो सबसे पहले क्या किया? घर्षण एवं उष्मा का यानी आग का। तो मनुष्य सबसे पहले क्या किस किस चीज़ का आविष्कार किया? आग का। तो आज हम आग का उपयोग करके आग से क्या क्या चीज़ बना रहे हैं, मतलब कर रहे हैं आग से, तो आग का उपयोग करने लगे हैं। अगर मनुष्य सबसे पहले क्या चीज़ का उपयोग किया? तो आग का उपयोग किया। यह याद कर लीजिए। मनुष्य घर्षण, जैसे कि हम पढ़े हैं भूगोल में पढ़े हैं कि जब घर्षण का मतलब जब हमारे आदिम मानव जंगल में रहते थे, तो ये आपस में जंगलों में पेड़ रहने के कारण अचानक घर्षण हो गया। ठीक है, तो जैसे ही घर्षण हो गया तो यहाँ पर आग पकड़ लिया। तो इसीलिए वहीं से शुरुआत मानव का आग का आविष्कार हुआ। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं डीएनए और आनुवंशिकी। देखो जब मनुष्य डीएनए को समझने के बाद ज़्यादातर बीमारियों पर जीत पा चुकी है, यानी ज़्यादातर बीमारियों पर जीत पा चुके हैं। फिर हम तीसरा पढ़ते हैं वायु गति के नियम। वायु गति के नियम,
देखो अधिक तेज गति वाहन बनाने के लिए गति के नियमों को पढ़ना पड़ता है, तभी हम तेज गति के वाहन बना पाते हैं। सिंपल सी बात है कि हम अधिक गतियों के वाहन जब बनाना पड़ता है तो उस गति को नियमों को पढ़ना पड़ेगा। नहीं, जैसे कि हम गतियों को नियमों को नहीं पढ़ेंगे तो हम किस तरह से गाड़ी के गति को नियमों को बता सकते हैं कि कितना तेज चलेगा कितना नहीं चलेगा, है ना कि। तो यहाँ पर यही मतलब पूछेगा कि प्रौद्योगिकी का विकास। तो देखिए बच्चों, ये जिस तरह लिखा है उस तरह लिखना मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा, लेकिन आपको जिस तरह लिखा जाता है इस तरह लिखना चाहिए। यानी क्वेश्चन पेपर में बोलता है विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। तो देखिए आपको फैक्ट समझ लेना है 3 गो कि प्रौद्योगिकी का विकास। तो प्रौद्योगिकी का जब विकास हुआ तो ये घर्षण, पहला देखिए घर्षण एवं उष्मा यानी आग से हुआ, दूसरा डीएनए यानी आनुवंशिका, और तीसरा है वायु गति के नियम। ये 3 को फैक्ट याद रखिए, उसी पर आप हेडिंग करके डाल के लिख सकते हैं अपने मन अनुसार, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं, आपका लास्ट 2 अंतिम क्वेश्चंस है। पूछ रहा है कि प्रकृति का मानवीकरण, ठीक है, प्रकृति का मानवीकरण। तो देखिए अपने शब्दों में लिखना है प्रकृति का मानवीकरण क्या है, ठीक है ना। तो जिस तरह मनुष्य प्रकृति पर विजय पा चुका है, मतलब विजय पा चुका का मतलब अब प्रकृति से नहीं डरता है, प्रकृति के अनुसार नहीं ढलता है, अब प्रकृति को पूजा नहीं करता है, बल्कि वो आज विभिन्न तरीके से अपने को विकास की गति की ओर चल रहा है, ठीक है ना, विकास की गति के चल रहा है। यानी यानी मानवीकरण कहते हैं उसी को, क्या कहते हैं, प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं। यानी प्रकृति से विकास होकर मानव में परिवर्तन ही प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं। और दूसरा इसको लिख देना है अपना से, किस तरह लिखेंगे मैं बता देता हूँ कि प्रकृति के मानवीकरण ये जो आ गया क्या है, उस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा प्रकृति का मानवीकरण क्या है। तो हम ऐसे लिखेंगे, मनुष्य सर्वप्रथम बारिश से या बादल की आवाज से जो डरते थे सबसे पहले, तो अब मनुष्य डरने नहीं लगे हैं। लाहे धीरे धीरे मनुष्य धीरे धीरे विकास किए जा रहे हैं। तो इसी तरह मनुष्य क्या लाहे विकास कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद से बच्चों हम बता दें कि अब आते हैं मानव का प्रकृतिकरण, ठीक है। तो जैसे बच्चों की मानव के प्रकृतिकरण का मतलब ये होता है कि जैसे कि हम प्रकृति से डरते हैं, ठीक है ना, प्रकृति से हम डरते हैं। हम आपको बता दें कि बच्चों ये अपने शब्दों में उत्तर देना ही अनिवार्य है, और मैं इसी तरह नहीं लिखा, मैं चाहता हूँ कि आप स्वयं ही अपने शब्दों में उत्तर दें। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको पिछवाड़ा पकड़ लेना है, जैसे कि ये मानव का प्रकृतिकरण दिया तो इसको फैक्ट पकड़ लेना है। जैसे कि हम प्रकृति के मानवीकरण बोले हैं तो ये समझ लेते, तो मानव का प्रकृतिकरण, ठीक है। तो इसमें यह लिखना है मानव का प्रकृतिकरण, सर्वप्रथम मनुष्य जंगल में जब रहते थे आदि मानव, तो ये क्या करते थे कि बारिश से तूफान से डरते थे, यानी प्रकृति को पूजा करते थे, है ना, प्रकृति को ही पूजा करते थे। इस तरह हमारा वीडियो को एंड होता है।